नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए करते हैं कहानी की शुरुआत। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक। तो दोस्तों, हजारों साल पहले एक जंगली भैंसा अरण्य में पानी पीने के लिए तालाब के पास आ पहुंचा। चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो तालाब के किनारे कोई जंगली जानवर नहीं था। उसने मुंह पानी में डुबोकर पीना शुरू किया। फिर उसने सर उठाकर देखा, किसी के भी होने का एहसास नहीं हुआ। भैंसा पानी के अंदर उतरकर तैरता हुआ तालाब के बीचों बीच चला गया। तभी उसके सामने से पानी में से एक सुंदर यक्षिणी बाहर निकली, लेकिन वह गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने भैंसे से पूछा, कौन हो तुम? लेकिन भैंसा केवल उसकी तरफ देखता रहा। यक्षिणी ने कहा, मैं जानती हूं तुम मायावी हो, इसीलिए अभी के अभी यहां से निकल जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। तभी भैंसे की आंखें लाल हो गईं और वह अपना जबड़ा खोलकर यक्षिणी के सिर को जबाने ही वाला था कि यक्षिणी ने भाला उसके सिर में घुसा दिया। वह भैंसा मर गया और एक राक्षस में बदलकर पानी के अंदर डूब गया। उस यक्षिणी का नाम कामिनी था और वह उस तालाब में छुपे खजाने की रक्षक थी। राक्षस, असुर, इंसान और देवताओं से उस खजाने की रक्षा करना ही उसका काम था। एक रात कामिनी तालाब के अंदर जल क्रिया कर रही थी। तभी उसे किसी प्रकार की कोई चीज की महक आई। हवा के झोंके से उसके पास जाकर वह उस महक से मोहित हो गई और उसे फिर से महसूस करना चाहती थी कि वह महक जंगल से आ रही थी, इसलिए वह जंगल में चली गई। कामिनी ने पेड़ की डाली में देखा कि वह महक एक इंसान के शरीर से आ रही थी। वह इंसान पेड़ के नीचे सो रहा था और दिखने में बहुत ही सुंदर था। उसे देखकर कामिनी मोहित हो गई और सोए इंसान के पास जाकर बैठ गई। वह चुपचाप उसे निहार रही थी कि तभी वह इंसान जाग गया। अचानक अपने सामने एक सुंदर यक्षिणी को बैठा देखकर वह चौंक गया। उसने पूछा, कौन है आप? मैं यक्षिणी ने कहा कि मैं यक्षिणी और कमीनी हूं। कामिनी ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर वह इंसान डर गया और कहा, तुम इस अरण्य में क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं, आराम करने यहां ठहरी हूं। कामिनी ने उत्तर दिया, तुम्हारे शरीर से यह कैसी सुगंध आ रही है जो कस्तूरी से भी सुगंधित है? यह सुगंध मेरे जन्म से ही मेरे नाभि से आती है। उसने कहा। कामिनी वह सुगंध और उसका रूप देखकर काम वासना के वश में आ गई और उसने उस इंसान को गले लगा लिया। पहले तो इंसान रुक गया, लेकिन बाद में वे दोनों एक दूसरे में खो गए। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए, लेकिन कुछ ही देर बाद यक्षिणी बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह इंसान वहां नहीं था। वह घबराकर तालाब के पास गई और देखा कि तालाब के अंदर छिपाया खजाना किसी ने चुरा लिया है। उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उस इंसान ने उसे काम वासना में जानबूझकर फंसा लिया था। उसे अफसोस हो रहा था। उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी, जिसकी सजा उसे मिल गई और उसे श्राप मिल गया। आज भी वह यक्षिणी श्राप भुगत रही है और इंसानों के बीच घूम रही है। रात का समय था। एक टैक्सी शहर के बाहर वाले हाईवे से गुजर रही थी। एक टर्न पर ड्राइवर को एक बोर्ड दिखाई दिया। चारुलता फार्म हाउस व रास्ता जंगल से होकर जाता था। ड्राइवर ने टैक्सी उसी रास्ते पर ली। कुछ ही देर में टैक्सी फार्म हाउस के बाहर पहुंची। टैक्सी में से रितेश, उसकी बीवी समीक्षा और उनका 12 साल का बेटा विनय उतरे और टैक्सी वहां से चली गई। रितेश मुंबई में रहता था। एक खून के इल्जाम में उसे फंसाया गया था, इसलिए वह अपनी बीवी और बेटे के साथ मुंबई से दूर उस फार्म हाउस में छिपने के लिए आया था। फार्म हाउस के मालिक मनोज सावंत समीक्षा के भाई के दोस्त थे, इसलिए उनके भाई के कहने पर मनोज जी ने उन्हें यहाँ कुछ दिन तक रहने की अनुमति दे दी थी। रितेश ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर में एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। जी आप? बुढ़िया ने पूछा। हम मनोज जी के दोस्त हैं, उन्होंने कुछ दिन छुट्टियां गुजारने के लिए हमें बुलाया है। क्या आप चारुलता जी हैं? मनोज जी की माँ, रितेश ने पूछा। जी हाँ, मनोज जी और उनकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बुढ़िया ने कहा। वह कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। तभी समीक्षा की नजर दूर खड़े एक लड़के पर पड़ी जो उनकी तरफ देख रहा था। वह मेरा पोता समर है। समर बेटा, इन्हें इनका कमरा दिखा दो, बुढ़िया ने कहा। समर ने उन्हें उनके कमरे तक ले गया। देखो विनय, तुम्हें एक दोस्त मिल गया। समर बेटा, इसके साथ खेलोगे ना? समीक्षा ने कहा। लेकिन समर केवल विनय की तरफ खामोशी से देखता रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह दिखने में बहुत अजीब था। फिर वह वहां से कुछ बोले बिना भाग गया। उन सभी को समर का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। रात में वे तीनों बिस्तर पर सोए हुए थे।
तभी रितेश को पैरों की झनझन सुनाई दी। उसने आंखें खोली और देखा कि कमरे के दरवाजे से एक खूबसूरत औरत उसे झांक कर देख रही थी। रितेश उठते ही वह पीछे हट गई। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। गुलाबी होंठ, गोरा रंग, काली आंखें, चेहरे पर बड़ी जुल्फें और लाल साड़ी। रितेश को उसे एक बार फिर देखने का मन कर रहा था, इसलिए वह दरवाजे की तरफ भागा। उसने देखा कि वह कॉरिडोर की दाईं तरफ एक कमरे के सामने खड़ी है और उसकी तरफ देखकर उसे कातिलाना मुस्कान दे रही है। रितेश उसकी खूबसूरती पर मर रहा था। उसने हाथों से इशारा कर अपनी तरफ बुलाया और फिर वह कमरे में चली गई। रितेश काम वासना में डूब गया। वह किसी भी हालत में अब वह स्त्री चाहिए थी। वह उसके पीछे पीछे उस कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही उसने देखा कि वह औरत उसकी पीठ कर खड़ी थी। उसने पीछे से उसे बाहों में भर लिया। उसके शरीर में मानो बिजली उतर गई थी। वह अपना आप खो बैठा और फिर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। संबंध बनाते ही आसमान में जोरों की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। जब सुबह के 7-8 बजे समीक्षा की आंख खुली तो उसने पाया कि उसके सामने समर बैठा हुआ है, जो उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर अंधेरा था और जोरों की बारिश हो रही थी। समीक्षा अपनी जगह से उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रितेश कहाँ है? तबाही शुरू हो चुकी है, समर ने कहा। वह पास वाले दाहिने कमरे में है। समीक्षा उठकर बाहर गई। उसने देखा कि दाहिना कमरा खुला था। वह अंदर गई तो उसने पाया कि रितेश और एक औरत एक दूसरे की बाहों में थे। समीक्षा गुस्से से लाल हो गई और उनकी तरफ भागी। उसने ने रितेश और औरत को उठाया। कुछ देर झगड़ा होने के बाद रितेश और समीक्षा अपने कमरे में चले गए। उस औरत ने बताया था कि वह चारुलता जी की बहू कामिनी है और वह कल रात देर से शराब के नशे में घर लौटी थी और उसी नशे में उससे यह गलती हुई। थोड़ी देर बाद समर, विनय, कामिनी, समीक्षा और रितेश डाइनिंग टेबल पर मिले, लेकिन चारुलता जी वहां नहीं थी। कामिनी ने बताया कि चारुलता जी अपने कमरे में आराम कर रही हैं और उनका नाश्ता कमरे में भिजवा दिया है। उसके बाद विनय, समीक्षा और रितेश अपने कमरे में चले गए। समीक्षा रितेश पर गुस्सा थी, लेकिन रितेश केवल कामिनी के ख्यालों में डूबा हुआ था। वह बस रात की बातें अपने दिमाग में ला रहा था। उसे कामिनी से फिर एक बार मिलने की इच्छा हो रही थी। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी भी सूरज की किरणें जमीन पर नहीं पड़ी थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और लगातार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं। समीक्षा को यह बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि यह गर्मियों का मौसम था। सूरज नहीं निकला था। बाहर अमावस की रात की तरह अंधेरा था और दूसरी बात, बेमौसम जोर की बरसात हो रही थी। रात के 10 बज चुके थे। समीक्षा, विनय और रितेश बिस्तर पर सोए हुए थे। समीक्षा रितेश पर नजर रखे बैठी थी कि कहीं वह फिर से कामिनी के कमरे में ना चला जाए, लेकिन उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रितेश उसके सामने नहीं है। वह डर के मारे उठ गई और कमरे के बाहर गई, लेकिन उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। वह सामने वाले कमरे से आ रही थी। समीक्षा ने उस कमरे का दरवाजा अंदर धकेला और कमरे में मांस की सड़न की बदबू उसकी नाक में चली गई। उसने नाक बंद कर ली और अंदर देखा। उसने देखा कि एक आराम कुर्सी पर औरत सोई थी और उसके पास समर बैठकर रो रहा था। मां, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। समर रोते हुए उस औरत को उठाने की कोशिश कर रहा था। समीक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या कामिनी को कुछ हुआ है? वह समर के पास पहुंची और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमरे में किसी औरत की सड़ी लाश पड़ी थी, जिस पर मक्खियां बिन बिन कर रही थीं। समर, ये कौन है? मेरी माँ। लेकिन तुम्हारी माँ तो कामिनी है ना? नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो? रुको, मैं चारुलता जी से बात करती हूँ। समीक्षा चारुलता जी के कमरे की तरफ चल पड़ी। उसने कमरे का दरवाजा अंदर धकेला और एक बार फिर से उसकी नाक में मांस के सड़ने की बदबू बस गई। वह डर गई, कहीं यहां भी मुझे लाश तो नहीं मिलेगी। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी तो उसने देखा कि वहां किसी बुढ़िया की लाश पड़ी हुई थी। उसने लाश की तरफ देखा। मरे हुए 2-3 दिन हो गए होंगे। उसके शरीर पर चींटियां लगी थी। यह कौन है? मेरी दादी। अगर यह तुम्हारी दादी है तो वह बुढ़िया कौन है और वह कामिनी कौन है? यह सुनते ही समर की आंखों में आंसू आ गए। उसने समीक्षा का हाथ पकड़ा और उसे कामिनी के कमरे में ले गया। बेडरूम में कामिनी और रितेश एक दूसरे की बाहों में थे। यह देख समीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें वो बूढ़ देखनी है ना? समर ने पूछा।
समीक्षा ने हां करते हुए सिर हिलाया। तभी समर ने बेड के पास वाले आईने की तरफ इशारा किया और बोला, वो देखो। समीक्षा ने आईने में देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आईने में रितेश के साथ वही बुढ़िया लिपटी हुई दिखाई दे रही थी जो अपने आप को चार उल्टा कह रही थी। बहुत साल पहले कामिनी काम वासना में आकर अपना कर्तव्य भूल गई थी, जिसके कारण तालाब में छिपाया गया खजाना चोरी हो गया था। उस आकर्षण इंसान ने कामिनी को अपने जाल में फंसाया था। तालाब में छिपाया गया खजाना बलभीम राजा का था, जिसने अपना खजाना शत्रु राज्यों से, असुरों से और राक्षसों से बचाने के लिए कुबेर के पास रखा था। कुबेर यक्ष के राजा थे। उन्होंने यह दायित्व सबसे काबिल यक्ष कामिनी को सौंपा था। कामिनी जितनी सुंदर थी उतनी ही काबिल और निर्दय थी। उसे सभी प्रकार की यक्ष विद्या थी। सभी शस्त्र और शास्त्रों में वह पारंगत थी। वह गिने चुने चिरंजीवी यक्षण में से थी। खजाना चोरी होने के कारण बलभीम राजा कुबेर से रुष्ट हो गए और उन्होंने क्रोध में कुबेर से क्या कुछ नहीं कह डाला। कुबेर को चुराए गए खजाने के दुगना खजाना बलभीम राजा को देना पड़ा। कुबेर के पास केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि राक्षस और देवता भी अपना खजाना महफूज रखने के लिए रखते थे, क्योंकि उनकी यक्ष सेना बहुत ही काबिल और ताकतवर थी। लेकिन आज कामिनी के कारण कुबेर की नाक कट गई थी। एक चमत्कारी इंसान ने यक्ष को हरा दिया। ऐसी त्रिलोक में चर्चाएं होने लगी। इसी कारण कुबेर कामिनी यक्षण पर क्रोधित हो गए, लेकिन वह कामिनी से चिरंजीवी होने का वरदान छीन नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने कामिनी को श्राप दिया, हे कामिनी, तुमने काम वासना के अधीन होकर अपना कर्तव्य भुला दिया था। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता कि तुम्हें चिरंजीवी का वरदान बचाने के लिए इंसानों के साथ संबंध बनाना होगा, वरना तुम्हारी आयु कुछ योगों से पहले ही खत्म हो जाएगी और जिस सुंदरता पर तुम्हें गर्व है वह सुंदरता खत्म हो जाएगी और तुम मूढ़ी और बदसूरत दिखोगी। लेकिन स्वामी, अगर मैं बदसूरत और बूढ़ी लूंगी तो मेरे साथ संबंध कौन बनाएगा? मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। स्वामी, लेकिन कुबेर उस पर क्रोधित थे। वे वहां से चले गए। श्राप लगते ही यक्षण एक बुढ़िया में बदल गई। उसका कोमल सुंदर शरीर बेजान और बदसूरत दिखने लगा। उसकी शक्तियां कम हो गई। वह आधी विद्या भूल गई। आज का दिन 204 था जब आईने में रितेश से लिपटी बुढ़िया देखी थी, लेकिन आईने के बाहर वह जवान और बदसूरत कामिनी दिख रही थी। खैर, उसे यह तो समझ आया था कि वह बुढ़िया ही कामिनी है और वह कोई इंसान नहीं है। रितेश से लिपटी कामिनी समीक्षा की तरफ देख मुस्कुरा रही थी। उसे समीक्षा से कोई भी डर नहीं था, लेकिन समीक्षा उससे डरी हुई थी। वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। वह क्या है? कामिनी है बुढ़िया। पता नहीं, शायद कोई डायन है, लेकिन समीक्षा समर की मरी हुई माँ और दादी को नहीं भूली थी। वह जानना चाहती थी कि उनके साथ क्या हुआ। कामिनी कैसे उसके घर आई और समर के पिता कहाँ हैं? तुम्हारी माँ और दादी के साथ क्या हुआ और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कुछ दिन पहले की बात है। एक रात मैं माँ के साथ बैठा था। माँ चिंता में थी क्योंकि पापा रात के 3 बजे बजने के बाद भी नहीं आए थे, लेकिन कुछ ही देर में डोरबेल बजी। माँ दरवाजा खोलने चली गई। उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर पापा खड़े थे, एक पराई औरत के साथ। वह औरत कामिनी थी जो पापा के साथ चिपकी हुई थी। कौन है यह? ये कामिनी है और आज के बाद से यह हमारे साथ रहेगी। कहाँ से लिया आप इसे? कुछ देर पहले घाट से आते वक्त रास्ते के किनारे यह मुझे मिली। इसने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने इसे कार में बिठाया और इसकी खूबसूरती देखकर मैं इसके प्यार में पड़ गया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ। पापा बेशर्मी से आगे बोलने ही वाले थे कि माँ ने उन्हें रोका। दोस्तों, अगला एपिसोड जल्दी अपलोड हो जाएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।